अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी पेशेंट की जब किडनी फेल हो जाती है और क्या वो किडनी हकीम की दवाइयों से यानी कि आयुर्वेदिक से ठीक हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। क्या इसका हल ट्रांसप्लांट ही है या फिर डायलिसिस ही है, क्योंकि जब किसी भी पेशेंट की किडनी ख़राब होती है तो फैमिली में एक बहुत बड़ा मसला यानी कि घर में पैदा हो जाता है कि मेरे फलां बेटा है या बेटी है या फिर माँ है या बाप है, उसकी किडनी ख़राब हो गई है। तो यानी कि पूरे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन सा टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना घर वाले जो है ना वो परेशान होते हैं, क्योंकि अगर डायलिसिस पे जाते हैं तो फिर हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा डायलिसिस भी करवाने पड़ते हैं। अगर ट्रांसप्लांट पे जाते हैं तो उस पर थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन होती है वैसे, और उस पर थोड़ा खर्चा भी होता है और डोनर भी चाहिए होता है। और साथ ही साथ अगर हकीम की दवाइयों की तरफ देसी दवाई की तरफ जाएंगे तो उससे क्या हमारी किडनी ठीक हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, कितने % ठीक हो सकती है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। अगर तो आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेशेंट की किडनी है वो फेल क्यों आजकल हो रही है। बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो किडनी फेलियर के मरीज़ बन रहे हैं। तो वो इसका सबब क्या चीज़ है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर पेशेंट का बीपी जो है वो हाई रहता है और इसको इग्नोर करते हैं। अगर उसका पता भी है तो फिर उसकी मेडिसिन नहीं लेते। किसी यानी कि सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं वहाँ पे किसी बंदे ने या औरत है या फिर मर्द है, उसने उसको गलत गाइड किया हुआ है कि जी जो बीपी की मेडिसिन है ना ये नहीं खानी है आप लोगों ने। ये जो है ना मेडिसिन जो बीपी की मेडिसिन है वो आपको परमानेंटली खानी पड़ेगी। तो अगर आप मेडिसिन नहीं खाते तो उसका कोई और सलूशन ढूंढते हैं जी। 7 अप की बोतल पी ली, उसमें पानी ऐड करके पी लिया तो मे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता होगा, लेकिन वो परमानेंटली नहीं पड़ता। तो इस वजह से मेडिसिन जो लोग नहीं इस्तेमाल करते फिर उनकी किडनी फेल हो जाती है और फिर बाद में पछताते हैं। तो मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूं कि बीपी अगर शूट करता है, हाई रहता है, तो आप मेडिसिन ज़रूर लें, क्योंकि आपकी भी ना अल्लाह ना करे किडनी ख़राब हो जाए। और दूसरी तरफ अगर किसी पेशेंट की शुगर हाई रहती है तो वो शुगर की मेडिसिन नहीं लेता, या फिर इंसुलिन नहीं लगाता, तो इन दोनों की वजह से पेशेंट की किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और साथ ही साथ बीपी क्यों शूट हो रहा है, बीपी ये फास्ट फूड या हमारे खानों में हम जो यानी कि बेहतियाती करते हैं उसकी वजह से, और कुछ हमारे पानी भी इस तरह के हो गए हैं, पानी ख़राब हो गया जिसकी वजह से वो भी हमारा बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। तो खैर, ये तो थोड़ा सा मैंने इंट्रो कराया कि आजकल जो है वो किडनी जो है वो क्यों ख़राब हो रही है। तो अब मैं बता देता हूँ हकीम की दवाई से, क्योंकि नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हकीम की दवाई अमूमन हर पेशेंट ही खाता है, क्योंकि वो एक उसको थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है। और कुछ उन्होंने यानी कि उन लोगों ने उनको एक ऐसा यानी कि रट्टा लगा देते हैं कि जी या जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं वहाँ पे लोग कह देते हैं जी फलाना वहाँ उस फलाने हकीम के पास गया तो उसकी किडनी सही होगी, उसके गुर्दे जो उसका क्रिएटिनिन है जो वो ठीक हो गया। क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हैं आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर जो हैं, तो मैं भी पाकिस्तान में उतने ना हूँ, लेकिन इंडिया से भी लोग मेडिसिन मंगवाते हैं। जो देसी दवाई है ना वो इंडिया से भी मंगवाते हैं कि, और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो कि अगर यानी कि किडनी के हवाले से, किडनी फेलियर के हवाले से, तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो जो हैं वो आपको हकीम वाली यानी कि आयुर्वेदिक वाली मिल जाएंगी, देसी दवाई वाले लोगों की मिल जाती हैं। तो उनमें कोई इतनी सच्चाई कोई नहीं होती, उन्होंने कुछ अपने बंदे ऐसे रखे होते हैं, या फिर मे भी 1-2 बंदा हो जाए जिसका क्रिएटिनिन 6-7 या 10 से भी ऊपर गया हो, और आयुर्वेदिक की दवाई खाने की वजह से
देसी दवाई खाने की वजह से उसका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो थोड़ा बहुत कम हुआ हो सकता है, होता भी है, थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन परमानेंटली ठीक नहीं होती किडनी। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये लोगों ने एक तो बंदा परेशान होता है और दूसरा उससे पैसे लूटने का एक जरिया बनाया हुआ है। क्योंकि देखें ना, फॉर एग्जांपल किसी का हार्ट बंद हो जाता है, दिल बंद हो जाता है, क्या वो देसी दवाई से ठीक हो सकता है? आयुर्वेदिक की दवाई से ठीक हो सकता है? हकीम की मेडिसिन से ठीक हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। इसी तरह जब किडनी डेड हो जाती हैं, किडनी भी एक तरह से डेड ही हो जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो भी ठीक हो जाएंगी इन हकीमों की दवाइयों से? हाँ, क्रिएटिनिन थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन परमानेंटली ठीक नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई भी हकीम आपको बताता है या उसकी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको क्रिएटिनिन लेवल जो है वो नीचे आपको मिलता है, तो आप साथ यूं भी चेक किया करें, ये भी चेक किया करें, क्या आपका यूरिक एसिड का लेवल नीचे आया है? क्या आपका यूरिया लेवल नीचे आया है, नॉर्मल रेंज में आया है? क्या क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 1 से यानी कि 1 से नीचे आया है, अगर, या फिर 2 से 1 के राउंड में आया है? अगर नहीं आया, और साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी जो है वो ज़्यादा हुई है, अगर वो भी साथ साथ गिर रही है, तो फिर आपको हकीम की दवाई से कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। चाहे आप वो इंडिया से मंगवा लें, चाहे आप वो पाकिस्तान से मंगवा लें, चाहे आप किसी और अदर कंट्री से मंगवा लें, लेकिन उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट भी देखे हैं मैंने जो लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं हकीमों की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक वालों की, चाहे वो इंडिया से मंगवा के कर रहे हैं, तो उनकी किडनी भी वो इस्तेमाल करते करते इसी चक्कर में, या फिर होम्योपैथी की, इनको भी मैं साथ ही ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिक वालों की भी, तो क्योंकि उस टाइम पता नहीं होता कि हम क्या करें, तो वो लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करने से उनकी किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है, सॉरी, उनकी डेथ हो जाती है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को परेशान करूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हकीकत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है, पेशेंट तो पहले ही परेशान होता है, वो उसको टेंशन होती है, उसके घर वालों को, फैमिली वालों को टेंशन होती है कि हम डायलिसिस की तरफ ना जाएं। डायलिसिस वाला प्रोसीजर भी हमें मुश्किल लगता है, ट्रांसप्लांट वाला भी मुश्किल लगता है, तो फिर हम करें क्या? फिर वो पेशेंट क्या करता है, आयुर्वेदिक की तरफ चला जाता है। वो उसको थोड़ा सा जो रास्ता है ना वो सेफ लगता है, क्योंकि हालांकि वो सेफ है नहीं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म यूज़ करते करते डेथ हो जाती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि जी आप लोगों को टेंशन और परेशानी दूं, मैं आपको हकीकत बताने का मतलब था, ये मकसद था ये। अब देखें, अगर आप हकीम के पास जाते हैं तो उनके पास क्या आला है कि वो आपकी किडनी की यानी कि जजमेंट कर सकता है कि इसकी कितने % ख़राब है? क्या वो उसके पास क्रिएटिनिन रिपोर्ट वगैरह चेक करने के लिए, आरएफटी चेक करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास है, या फिर रिपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास है? क्या उसको जीएफआर लेवल के बारे में पता होता है? जीएफआर लेवल क्या होता है, क्रिएटिनिन क्या होता है, यूरिया क्या होता है, और यूरिक एसिड क्या होता है, सीबीसी क्या होता है? मे भी कुछ चीज़ों का पता हो सुन सुना के, लेकिन उसकी डिटेल के बारे में नहीं पता होता। ये जस्ट एक नेफ्रोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है। तो क्योंकि आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपकी टोटल रिपोर्ट्स करवाता है, सीबीसी करवाता है, आपका आरएफटी करवाता है, आरएफटी में क्रिएटिनिन चेक करता है, आपका यूरिया चेक करता है, आपका हीमोग्लोबिन चेक करता है, सीबीसी में और चीज़ें चेक करता है, जीएफआर लेवल चेक किया जाता है। और डॉक्टर के पास भी वैसे यानी कि उसकी जब आप जाते हैं, मे भी उसके पास उतना ना उसको भी पता हो, लेकिन मेन एक रिपोर्ट्स होती है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी करके चेक किया जाता है कि किडनी जो है वो किस वजह से ख़राब हुई है, कि कैसे ख़राब हुई है, क्या बीपी से ख़राब हुई है, कोई और मसला बना है, क्या हुआ है? तो वो भी यानी कि वो डॉक्टर ही चेक कर सकता है, ना कि जो हकीम है वो चेक कर सकता है। और क्योंकि बायोप्सी में यूं किया जाता है कि जो नीडल होती है बायोप्सी यानी कि मशीन की एक जो, तो वो नीडल किडनी के अंदर डाली जाती है, और वहाँ से करोड़ों की तादाद में हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, उसमें से एक आधा टुकड़ा लिया जाता है और इसको लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है। लेबॉर्ट्री चेक करती है कि ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो किस वजह से डेड हुए हैं, क्योंकि हमारे अभी साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है,
जिसकी वजह से हम जज कर सकते हैं कि हमारी किडनी जो है वो किस वजह से ख़राब हुई है, क्या वजह बनी है जिसकी वजह से हमारी किडनी ख़राब हुई है। तो ये सब कुछ चीज़ें वो हकीम नहीं चेक कर सकता, इन चीज़ों का उसने पढ़ा ही नहीं है। वो क्या करेगा, जस्ट आपकी कंडीशन देखेगा तो वो आपको मेडिसिन दे देगा, तो वो आपकी मज़ीद जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्रेटिनिन लेवल जो है, अब आप लोगों के बहुत से ज़हन में आ रहा होगा कि क्रेटिनिन लेवल फिर कैसे कम हो जाता है। क्रेटिनिन लेवल कम हो जाता है, मैंने भी यही कहा कि हकीम की दवाई से क्रेटिनिन लेवल कम हो जाता होगा, हुआ किसी पेशेंट का हुआ भी होगा, लेकिन परमानेंटली किडनी नहीं ठीक हुई। जब आप मेडिसिन छोड़ेंगे या फिर कुछ देर तक खाएंगे, उतनी देर तक आपको पता चलेगा जी किडनी जो क्रेटिनिन लेवल है वो कम हो रहा है। तो होता कैसे है, क्योंकि अब थोड़ा सा यूँ आप समझ लें, क्रेटिनिन लेवल बनता कैसे है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कैसे शामिल होता है। हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो भी हम जितनी भी प्रोटीन लेते हैं, वो मसल्स क्या करते हैं, उसको यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में प्रोटीन को क्रेटिनिन की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे जो मसल्स होते हैं। इसी तरह वो क्रेटिनिन लेवल होता है, और वो क्रेटिनिन लेवल हमारी किडनी में चला जाता है, जो हमारे यूरिन के रास्ते पास नहीं हो रहा होता। तो हकीम क्या करते हैं कि वो आपकी जो भी जिस चीज़ से प्रोटीन यानी कि क्रेटिनिन बनता है, वो चीज़ें आपकी रोक देते हैं। दूध रोक देते हैं, दूध, दही, दालें और जो गोश्त वगैरह है, ये सब कुछ रोक देते हैं जिसमें प्रोटीन होती है। तो वो प्रोटीन रोकने की वजह से आपका मे बी वो आप ऊपर से उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपका क्रेटिनिन लेवल जो है वो थोड़ा बहुत कम हुआ हो। फॉर एग्जांपल 10 था तो 5 तक आ गया हो, तो साथ साथ आपकी कंडीशन भी, आपकी वीकनेस भी बढ़ती जा रही है। ये भी आप देखें। तो अगर आप उसको नहीं चेक करेंगे जी, अगर आपका हकीम उसको आपको कह रहा है कि जी कुछ नहीं होता आप खाएं, आप क्रेटिनिन तो नीचे आ रहा है ना, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके पैसे बन रहे हैं, वो उसका कारोबार चल रहा है, इसलिए वो आपको कह रहा है। तो इसीलिए इन लोगों के पास ना जाएं, चाहे वो इंडिया में कुछ पेशेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर पाकिस्तान में या किसी और कंट्रीज़ में। आपको जो डायरेक्ट रास्ता है मेडिकल साइंस ने निकाला है, डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट। अगर आपके पास फॉरेन डोनर है, डायलिसिस पे नहीं जाना चाहते, तो आप डायरेक्ट भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायलिसिस पे जाएं फिर ट्रांसप्लांट करवाएं, आप डायलिसिस से ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, ट्रांसप्लांट विदाउट डायलिसिस भी आप ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों की रहनुमाई भी हुई होगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दिया गया उसको प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।